हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये आज कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें यही एक सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट दिया गया है। इसमें द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, दैट मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन जो वर्ड है कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है, जिसका मीनिंग है टू शेयर। और उसके बाद सेकंड पेज में इसमें से फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक टू फोल्ड प्रोसेस है, टू पार्टीज़ में, एक है सेंडर एंड सेकंड है रिसीवर। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला डेफिनेशन है एलन लुइस का डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ ऑल द थिंग्स one does when he wants to create an understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. ये है फर्स्ट डेफिनेशन। एंड सेकंड डेफिनेशन ये है टेड का। उन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन इज़ ए कंपोजिट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव of a learning experience in which certain attitudes, knowledge and skills change, curving with them alternates of behavior of listening, effort by all involves of a sympathetic fresh examination of issues by the communicator himself, of a sensitive interesting points of view leading to a higher level of shared understanding and common attention. और उसके बाद और एक यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन। ये है थियो हेईमैन का। इन्होंने बोला है कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग from one person to another. It is the process of imparting ideas and making oneself understood by others. तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पहला जो डेफिनेशन दिया था एलन लुइस ने, इन्होंने बोला था कम्युनिकेशन इज़ ए सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन डज। एंड सेकेंड जो टेट का है कम्युनिकेशन इज़ ए कंपोजिट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव। एंड उसके बाद है हेईमैन ने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज़ एंड मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टैंड बाय अदर्स। उसके बाद है एम.टी. मेयर्स एंड J.E. मेयर्स ने क्या दिया था कि कम्युनिकेशन रेफर्स टू ए स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिंग व्हिच इज एक्सप्रेस इन सिम्बॉलिक फॉर्म। फॉर कम्युनिकेशन to take place between or among all requirement must be made. First, a symbolic system must be shared by the people involved. ठीक है, तो ये है फर्स्ट उन्होंने जो दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि सेकंड, द एसोसिएशन बिटवीन द सिम्बॉल्स एंड दियर रेफरेंट मस्ट बी शेयर्ड। तो ये रहा चार डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है। एक है एलियन लुइस का, कम्युनिकेशन इज़ अ सम ऑफ ऑल थिंग्स। सेकंड है टेट का, थर्ड है थियो हेईमैन का, एंड उसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कहा गया है? कम्युनिकेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें प्रिंसिपल्स दिया गया है। ये है प्रिंसिपल्स। इसमें क्या क्या है? फर्स्ट जो है आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। फर्स्ट ऑडियंस को आप आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड है द पर्पस, डिसर्न द पर्पस। उसके बाद है प्रेजेंट ए कंप्लीट पिक्चर। देन फॉलो थ्रू व्हाट यू से, follow through what you say, impart information in several ways, formulate a practical useful way to receive feedback, use multiple communication techniques, be direct and conscious, be honest and genuine, be present and open, be confident and measured. तो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कम्युनिकेशन का। ये भी है, ये चार क्या है पढ़ लेते। नो योर टॉपिक, anticipate objection, achieve credibility with your audience, communicate a little at a time। ये है प्रिंसिपल्स। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। नेचर कम्युनिकेशन में क्या है?
टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। ये देखिए डायग्राम, इसमें कम्युनिकेटर एक है और ये है कम्युनिकेटर बी। ऐसे चैनल के द्वारा वो लोग ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेट एक क्या है, टू वे प्रोसेस है। ये है एक वे और ये एक टू वे। ये मतलब फीडबैक के साथ ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। एक्वाइंटेंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है। तो ये एक है, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। और उसके बाद है गेट टुगेदर ऑफ लाइकली माइंड्स, और इससे माइंड के बारे में बोला गया है। उस द मैसेज कम्युनिकेट शुड कैरी सब्सटेंस। उसके बाद बोला गया है कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू साइन ऑल्सो, कम्युनिकेशन सिर्फ साइन से भी किया जाता है। साइन मतलब गेस्चर्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा। एंड उसके बाद क्या क्या है, कम्युनिकेशन इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कम्युनिकेशन हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कम्युनिकेशन इज़ ए परसेप्चुअल प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक परसेप्चुअल प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट आता है एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का इन्वॉल्व कैसे हुआ था। फर्स्ट लोग बॉडी लैंग्वेज से बातें करते थे लोगों से, और उसके बाद आया था पर्शिया में कम्युनिकेशन का स्टार्ट हुआ था। साइरस इन पर्शिया फर्स्ट यूज कुरियर इन अबाउट 541 BC, 541 BC में कुरियर सिस्टम प्रचलन था वहाँ पे। और आफ्टर ए जनरेशन Darius improved on the communication ways, permitting information to flow from one end to another, and end of the empire in around 10 days with the use of horses. The Romans also used this trend of using man and horses communication system to express information. ये रहा evolution, रोमन्स में कैसे फर्स्ट कम्युनिकेशन हुआ था और साइरस में कैसे हुआ था, पर्सिया में क्या हुआ था। और उसके बाद आता है ये यहाँ पे दिया गया है, ये कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये नेचर ही है कम्युनिकेशन का, एक नेचर यहाँ से यहाँ पे एक दिया गया है कम्युनिकेशन का एक नेचर। उसके बाद आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या रोल है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बस पॉइंट बोलती जा रही हूँ। ये है शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करना। सेकंड है राइजिंग एस्पिरेशन शेयर करना। फिर आता है यहाँ पे बूस्टिंग मॉरली, देन ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, देन ट्रेनिंग में यूज़ होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट आता है एरिस्टोटल मॉडल कब आया था 350 BC में। 350 BC में एरिस्टोटल का मॉडल आया था, जिसको हम जानते हैं कम्युनिकेशन रोएटिक मॉडल के नाम से। और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, इसमें है 3 एलिमेंट्स। एक है स्पीकर, ये है फर्स्ट एलिमेंट। एक है सब्जेक्ट मतलब मैसेज, और ये है लिसनर मतलब पर्सन, ये है थर्ड। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं एरिस्टोटल के मॉडल में। इसको मतलब ये देखिए, ट्रिक फेल्स इनटू 3 डिविजन्स determined by the 3 classes of listeners to speech. Of the 3 elements in speech making, speaker, subject and person address, it is the last one, the hearer, that determines the speech and the object. तो हमें यही याद रखना है। एरिस्टोटल मॉडल कब आया था 350 BC में, और 3 डिवाइडेशन है इसका। क्या है, स्पीकर, मैसेज एंड लिसनर। ओके, स्पीकर, सब्जेक्ट एंड पर्सन। उसके बाद आता है ये हैरोल्ड डी लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हैरोल्ड डी लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का 4 क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन होता है यहाँ पे, हु, व्हाट, हु इज़, हुम। इसको यहाँ हैरोल्ड डी लासवेल के मॉडल में इन चारों को बोला जाता है मेजर एलिमेंट्स। ओके, क्या क्या मेजर एलिमेंट है, हु मतलब स्पीकर, व्हाट मतलब मैसेज, हु इज चैनल और मीडियम, हुम और ऑडियंस, एंड इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट। उसके बाद आता है ये है लासवेल का मॉडल।
लास्टवेल के मॉडल के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है शैनन एंड वेबर का मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये है शैनन मॉडल का शैनन एंड वेबर मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंफॉर्मेशन थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। शैनन वेबर के मॉडल को क्या जाना जाता है, इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लाउड शैनन ने 1948 में ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया था। 1948 में मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया था। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था, शैनन वेबर ने। क्लाउड शैनन ने मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया था 1948 में। इन दिस वर्क ही अप्लाइज टूल ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और किस टूल का यूज़ करके उसने ये थ्योरी दिया था, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करके उन्होंने मैथमेटिकल यूज़ दिया था। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी डेवलप बाय नोर्ट वेनर। प्रोबेबिलिटी थ्योरी किससे डेवलप हुआ था, नोर्ट वेनर का। और नोर्ट वेनर का प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करके ही क्लाउड शैनन ने 1948 में मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया था। और मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बाद ही उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, नॉइज़। क्या फाइंड आउट किया था, नॉइज़। इसमें जो मेन है शैनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में मेन है ये इलस्ट्रेशन। इसमें एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ट्रांसमिशन होता है, फिर उसमें आता है मिडिल में नॉइज़, और उसमें एक रिसीवर होता है, और ये है डेस्टिनेशन। तो ये प्रोसेस है शैनन वेबर का, जो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का ये है प्रोसेस। शैनन वेबर मॉडल को क्या मॉडल जाना जाता है, मैथमेटिकल मॉडल जाना जाता है, और इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, शैनन वेबर मॉडल ट्रांसपेरेंटली डेमोन्स्ट्रेट that why even the simplest communications can be misinterpreted। तो इसके मॉडल के द्वारा यही कहा जाता है, अगर ये इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कम्युनिकेशन मिस इंटरप्रेट होता है नॉइजेस के वजह से। तो कम्युनिकेशन का ये जो मॉडल है शैनन वेबर का मॉडल, इसमें 5 एलिमेंट्स दिया गया है। कितने एलिमेंट्स, 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स है शैनन वेबर मॉडल में। ये एलिमेंट्स है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या है, द इंफॉर्मेशन सोर्स सिलेक्टेड ए डिज़ायर मैसेज आउट ऑफ ए सेट ऑफ पॉसिबल मैसेजेस। ये है फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट है द ट्रांसमीटर ट्रांसफॉर्म द मैसेज इनटू ए सिग्नल के द्वारा मैसेज देते हैं, दैट इज सेंड ओवर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल टू द रिसीवर। और इसको कम्युनिकेशन चैनल से ऐसे ये ट्रांसमिशन ऐसे मैसेज को भेजते हैं, और कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा ये जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, द रिसीवर इज़ काइंड ऑफ inverse transmission, reforming the transmitted signal back into the message and interpreting this message। और सिग्नल के थ्रू जो मैसेज आता है उसको रिसीवर ट्रांसमिट करते हैं अपने लैंग्वेज में। उसके बाद दिया गया है, दिस मैसेज इज़ दैन सेंट टू द डेस्टिनेशन दैट मे बी अनदर रिसीवर, और दैट मैसेज मे कम टू द initial receiver and that transmission is ultimately accomplished। और उसके बाद है ये देखिए, in the entire transmission process specific information is inevitably added to the signal, which can be noise coming through internal or external sources। This can strengthen the message or weaken the intended effect। तो इसमें क्या लास्ट में क्या गया है कि ये जो प्रोसेस होता है, ये सबका जो 5 स्टेज है, जो फर्स्ट क्या है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है ये मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है ये, और सेकंड एलिमेंट है ट्रांसमीटर, जैसे मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या है, ऐसे सिग्नल के थ्रू ये एलिमेंट जा रहा है, ये है थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट क्या है, रिसीवर, जो मैसेज को
जो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद है डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ये जो मैसेज है यहाँ से जो यहाँ तक आए तो यहाँ पे नॉइज़ आता है, और ये नॉइज़ जो है मैसेज को या तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या फिर वीक बनाते हैं, और यही लास्ट का पॉइंट है। तो ये 5 स्टेज 5 एलिमेंट है शैनन एंड वेबर का मॉडल का। उसके बाद आता है गार्डनर जनरल मॉडल। गार्डनर जनरल मॉडल में क्या है, गार्डनर जनरल मॉडल कब दिया गया था? गार्डनर्स मॉडल दिया गया था 1956 में। 1956 में गार्डनर मॉडल लिया था, जॉर्ज गार्डनर ने दिया था। और जॉर्ज गार्डनर ने ये मॉडल जो दिया था, ये किसका मॉडल है? ये एक्सटेंशन है, ये मॉडल एक एक्सटेंशन है लासवेल मॉडल का। गार्डनर का मॉडल लासवेल के मॉडल का एक एक्सटेंशन है। गार्डनर का मॉडल आया था 1956 में। और इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल में ये इस मॉडल का डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, डायमेंशंस होता है। ये एक इवेंट है, इसको एक इवेंट के द्वारा दिखाते हैं, और ये एक इंसान के द्वारा। और ये है गार्डनर का जनरल मॉडल का एक स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि गार्डनर जनरल मॉडल कब आया था? 1956 में आया था। 1956 में जॉर्ज गार्डनर का गार्डनर मॉडल आया था, जिसको हम जनरल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और ये किस मॉडल का एक्सटेंशन है? लासवेल के मॉडल का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, परसेप्चुअल डायमेंशन। परसेप्चुअल डायमेंशन जो है, इसको परसेप्चुअल डायमेंशन बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो पार्ट करके ये जो डायमेंशन दिया गया है एक, इसी को परसेप्चुअल डायमेंशन बोला जाता है। ये परसेप्चुअल डायमेंशन किसका है? गार्डनर का, जॉर्ज गार्डनर का परसेप्चुअल डायमेंशन है। परसेप्चुअल डायमेंशन में कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर इसमें बोला गया है। क्या क्या है? सिलेक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड अवेलेबिलिटी। ओके, और इससे अभी हम जा रहे हैं उसके नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में है, हाँ, नेक्स्ट पेज का ये इम्पोर्टेंट एक है, ब्रूस एच वेस्ली एंड एमएस मैकलीन का मॉडल। 1957 में ये मॉडल आया था। गार्डनर का मॉडल कब आया था? 1956 में। 1956 के बाद क्या आया? गार्डनर के मॉडल के बाद आ गया हमारा ब्रूस एच वेस्ली एंड लिंस का मॉडल। कब आया? 1957 में आया। 1957 में ये देखिए, इन 1957 वेस्ली एंड मैकलीन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय ब्रूस वेस्ली एंड Malcolm S. McLean Jr. This model was interpreted in 2 contexts, interpersonal and mass communication. ये जो वेस्ली एंड मैकली का मॉडल है, ये 2 कॉन्टेक्स्ट में मतलब स्टडी करता है। एक तो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और एक है मास कम्युनिकेशन। मास और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर ब्रूसली, हाँ, ये याद रखने का आइडिया एक बहुत अच्छा है, ब्रूस लिन। ओके, ब्रूस ली को हम सभी जानते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रूस लिन। वेस्ली एंड लिन का जो मॉडल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर, दैट कम्युनिकेशन डज नॉट बिगिन व्हेन वन पर्सन स्टार्ट टू टॉक but rather when a person responds selectively to his or her physical surroundings. यहाँ पे response का भी बात किया गया है। ये है स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का। फिर हम आते हैं, ये देखिए, स्क्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। His model is a derivation of Shannon-Weber transmission model of communication. जो Shannon-Weber का जो हमने पढ़ा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मैथमेटिकल, तो Shannon एंड Weber का और एक मॉडल है, क्या मॉडल है? ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मॉडल का जो इसी से डिराइव हुआ है ये मॉडल, सर्कम मॉडल सर। तो ये देखिए, Shannon-Weber मॉडल प्रपोज 6 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। Shannon-Weber ने कितना एलिमेंट्स दिया था? 6। क्या क्या है? सोर्स, एनकोडर, डिकोडर, सोर्स, चैनल, एनकोडर, डिकोडर, मैसेज एंड रिसीवर। तो ये है 4 एलिमेंट्स जो Shannon-Weber में दिया था। एक जो है सोर्स, जहाँ से जाता है मैसेज, और उसके बाद एनकोडर उसको मैसेज को भेजते हैं चैनल के थ्रू, और डिकोडर उसको डिकोड करके रिसीव करते हैं। ये है Shannon-Weber का मॉडल।
और विल्बर स्क्रम ने 1954 में इस सब के बारे में डिस्कस करके उन्होंने क्या किया था, एक एडिशनल प्रपोज किया था, ये है फीडबैक दिया था। यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। शैनन वेबर मॉडल में 6 एलिमेंट्स है, राइट। सो यहाँ पे सब कुछ है। तो स्क्रम मॉडल में क्या किया था, उन्होंने ये स्टडी किया, शैनन वेबर को स्टडी किया, और उसके बाद क्या किया, उसमें और एक एलिमेंट ज्वाइन किया, और वो क्या है, फीडबैक मैसेज, ठीक है। उसमें फीडबैक लूप दिया था, ये है। तो इसमें क्या गया, कहाँ यहाँ पे देखिए, फीडबैक इंफॉर्मेशन कम बैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर एंड टेल हिम हाउ वेल ही इज़ डूइंग। फीडबैक के बारे में लिखा गया है, उन्होंने दिया है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में भी उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल के बिलीव, वैल्यू, एक्सपीरियंस के बेसिस पे फीडबैक अलग अलग होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप से होता है, ये उन्होंने दिया है। इसमें देखिए, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, सोर्स, एनकोडर, सिग्नल और डिकोडर, डेस्टिनेशन, ये है एक्सपीरियंस के बारे में किसने बात किया था, सरकम ने, ठीक है। और उसके बाद बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख लीजिए। फर्स्ट क्या दिखाया गया है, लासवेल फार्मूला। लासवेल ने कब मॉडल लिया था, 1948 में। 1948 में लासवेल का मॉडल आया था। ये जो लासवेल का मॉडल हमने पढ़ा, ये इसके बारे में क्या क्या कमेंट आता है, इसमें बारे में बोलते हैं, लासवेल मॉडल यूज़फुल टू सिंपल, बहुत सिंपल है, यूज़फुल है। और कम्युनिकेटर यूज टू इन्फ्लुएंस द रिसीवर एंड देयरफॉर सीज कम्युनिकेशन इज प्रोसेस। और उसके बाद इट एज्यूम द मैसेज ऑलवेज हैव इफेक्ट, it exaggerate the effects of mass communication, it omits feedback। लासवेल के मॉडल में फीडबैक आता है। फिर यहाँ पे दिया गया है on the other hand it is पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, इसको पॉलिटिकल प्रोपोगंडा की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि ऑडियंस के बारे में इसमें बात किया गया है, तो इसीलिए इट रिमेन्स ए यूज़फुल इंट्रोडक्टरी मॉडल। इसको एक यूज़फुल इंट्रोडक्टरी मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। इंट्रोडक्टरी मॉडल कौन सा है, इंट्रोडक्टरी मॉडल है लासवेल मॉडल। फिर आता है शैनन वेबर मॉडल। लासवेल मॉडल आता है 1948 में, शैनन वेबर मॉडल आता है 1949 में। 1949 में शैनन वेबर ने क्या बोला था, ये मैथमेटिकल मॉडल लिया था। और उसका क्या क्या कमेंट मिलता है, इसका कमेंट ये सब मिलता है कि ये एक हाईली इन्फ्लुएंस मॉडल है, और लेकिन इस मॉडल को नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल बोला था। किसने बोला था, जॉन एंड कायर ने। फिर कम्युनिकेशन, जो शैनन वेबर का मॉडल है वो एक लीनियर मॉडल है, वन वे प्रोसेस है, इसमें फीडबैक नहीं दिया गया था, ठीक है। शैनन वेबर में फीडबैक नहीं दिया गया था। और उसके बाद है गार्बनर मॉडल। गार्बनर मॉडल कब आया था, 1956 में। 56 में गार्बनर मॉडल हमने पढ़ा, कौन सा, ये था 56 में जो गार्बनर मॉडल आया था। ये उन्होंने क्या बोला था, परसेप्चुअल डायमेंशन बोला था, जिसमें 3 भाग है, सिलेक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। क्या कब आया था, 1956 में। इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था कि ये डिफरेंट शेप ऑन डिपेंडिंग सिचुएशन के हिसाब से ये शेप चेंज कर सकते। और इसमें एक विजुअल फार्मूला डाला गया था, verbal as well, there is a verbal as well as visual formula। visual formula जैसा हो सकता है, verbal भी हो सकता है, इन्होंने बोला था। और the flexible nature of the model makes useful, ये flexible है और ये perception डालता है। और उसके बाद और एक है वेस्ली एंड मैकलिन 1957 में। गवर्नर के मॉडल के बाद मैकलिन का मॉडल आया था, जो उसको हमने ब्रूसली बना दिया था, वेस्ली एंड मैकलिन। उन्होंने क्या बोला था, ये एक अनदर इन्फ्लुएंशियल मॉडल है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन देख सकते हैं हम लोग। और इसमें
नॉट शोइंग पावर रिलेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट का पावर रिलेशन हम नहीं देख सकते। ओके, ये रहा बेसिक। फिर हमें क्या मिलता है, बैलोस कम्युनिकेशन, बैलोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बैलोस मॉडल, डेविड बैलोस ने ये बैलोस का मॉडल दिया था। बैलोस मॉडल में क्या है, एक कब दिया था, 1960 में दिया था, ठीक है, 1960 में आया था बैलोस मॉडल। बैलोस ने ये मॉडल दिया था, ये मॉडल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या फैक्टर डाला गया है, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, SMCR मॉडल। बैलेंस के मॉडल को इस मॉडल के नाम से जानते हैं, SMCR मॉडल। SMCR मॉडल में क्या क्या है, ये रहा SMCR मॉडल। सोर्स में क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, एटीट्यूड्स है, नॉलेज है, सोशल सिस्टम, कल्चर। और मैसेज में है एलिमेंट, स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड कोड्स। फिर आता है चैनल, सेटिंग, हेयरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एक्सेट्रा। फिर आता है रिसीवर, कम्युनिकेशन के लिए एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। तो बैलेंस मॉडल कब आया था, 1960 में आया था। इसको क्या बोलते हैं, SMCR मॉडल के नाम से जानते हैं। SMCR का फुल फॉर्म क्या है, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल है ये ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये एक मतलब इसमें क्या बोला गया है, सेंडर इज कंटिन्यूसली जनरेटिंग मैसेजेस एंड द रिसिपेंट द कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग फीडबैक थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। तो ये मतलब ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ये मतलब सराउंडेड सर्कल प्रोसेस है। ओके, फिर आता है गेटकीपिंग मॉडल, गेटकीपर मॉडल आता है। गेटकीपर मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, इंटरमीडिएटरी मॉडल, क्योंकि ये मिडिल में आता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी मॉडल में इन्वॉल्व से है इंडिविजुअल। इसमें इंडिविजुअल होता है जो मॉनिटर करते हैं लिमिट्स एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। इसमें गेटिंग स्ट्रक्चर है, एक तो ऑडियंस तो होगा ही, फिर गेटकीपर होता है और फिर स्पीकर होते हैं। फिर है इकोलॉजिकल मॉडल, ये देखिए इकोलॉजिकल मॉडल में जो सेंडर और रिसीवर का जो रोल होता है वो इंटरचेंजेबल रोल होता है। इकोलॉजिकल मॉडल में जो मॉडल है वो बैकग्राउंड के ऊपर बेस्ड होता है। ये देखिए, The sender creates and consumes messages using language and media to communicate. This model looks at how people create messages based on their backgrounds and their target audience. People also learn how to create messages by observing how their encodes their messages. Interpretation is often influenced by how recipient perceive the sender. This model takes into account all the elements of the communicator process and how these elements relate to each other. Okay, तो उसके बाद आता है हब मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हब मॉडल में तीन इंसान ने दिया था, H है, हावर्ड एंड उनगुरुत एंड बोन। बहुत अजीब व गरीब नाम है, बस हब के नाम से इस मॉडल को जानते हैं। 3 इंसान ने दिया था। इस मॉडल एक सर्कुलर मॉडल है, मतलब सर्कुलर मॉडल वो वाला मत भूल, अपन सोच लीजिएगा, ये अलग है। ये मॉडल है, इसको सर्कल के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या क्या है, कम्युनिकेशन में फंडामेंटली क्या क्या रहता है। एक तो रहता है ओवरव्यू, मतलब ओवरऑल जो है, और एक होता है सेंडर, इम्पोर्टेंट, और मैसेज, एक मैसेज, फिर इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी, रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करे। फिर आता है ये डिपार्चर ऑफ मैसेज, डिफ्यूजन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन है ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस। फिर आता है रिसीवर, फिर आता है इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, देन आता है एक्चुअल इनसाइट ऑफ रिसीवर, देन आता है इन्फॉर्मेशन क्या है।
तो कम्युनिकेशन तो हो गया। अभी एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, वो क्या क्या है? ऑब्स्टिकल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या क्या बाधाएं हैं उसमें? फर्स्ट है फिजिकल ऑब्स्टिकल, देन सिस्टम डिज़ाइन, साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं। अच्छा, फिजिकल ऑब्स्टिकल में क्या क्या है? कंप्यूटिव स्टिमुलस, देन है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, देन है सब्जेक्टिव स्ट्रेस, देन है इग्नोरेंस ऑफ मीडियम। ओके, ये क्या दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, हाउ एनिमल कम्युनिकेट, एनिमल कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि ये है बीस कैसे कम्युनिकेट करते हैं नेक्टर से, फिर सिंपांजीज टचिंग हेड करके, गोरिल्लाज टंग ट्विच करके, फिर होल्स कैसे करते हैं, लिप आउट वाटर, फेयर फाइल अट्रैक्ट मेड, ग्लो करके करते हैं वो लोग। पिकॉक्स इलाबोरेट टेल्स को फैला के, कोबरा हुड को फैला के, फिर कैट अगेंस्ट मार्क एंड सेंट से कम्युनिकेट करते हैं, फिर डॉग्स भी कम्युनिकेट करते हैं। और इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल वेरियस में लैंग्वेज एबिलिटी है, साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। और जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं वो अलग अलग किस्म के होता है, जो मतलब इसमें कम्युनिकेशन के बैरियर्स में, फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या है? एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, नॉइस, सॉइज ऑफ मीडियम, टाइम, क्लोज डोर, फिर परसेप्चुअल में है ये सब। इमोशंस भी बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर्स होते हैं कुछ स्टेरियोटाइपिंग, टैबूज वगैरह। फिर लैंग्वेज बैरियर्स आता है, लैंग्वेज का टोन वगैरह का, लिटरेसी का। फिर जेंडर बैरियर्स आता है, फिर इंटरपर्सनल बैरियर्स आता है। तो ये है कम्युनिकेशन का बैरियर्स। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट है सोर्स, फिर एनकोडिंग, फिर चैनल, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर मैसेज, और ये रहा फीडबैक डायरेक्ट रिसीवर से सोर्स तक। ये क्या है? ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या क्या है? सोर्स, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, चैनल, मैसेज एंड फीडबैक। ये है 7 एलिमेंट्स। फिर कम्युनिकेशन का पार्ट अभी ख़त्म हो गया। अभी है जर्नलिज्म का क्या है इम्पोर्टेंट? ये है लिटरल मीनिंग ऑफ जर्नलिज्म क्या है? कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ न्यूज़ फॉर प्रेजेंटेशन थ्रू द मीडिया, पब्लिक, प्रेस or academic study concerned with the collection and editing of news or the management of any news channel, any sort of writing, draft or publication in the newspaper or magazine। ठीक है, ये है मीनिंग क्या है जर्नलिज्म का। उसके बाद आता है जर्नलिज्म के बारे में जो मिसकॉन्सेप्ट बहुत है ना, लाइक जर्नलिज्म इट इज़ नॉट द मीडियम और चैनल, इट इज़ ज़्यादा नहीं एनी प्रोफेशनल डिग्री, ये सब है मिसकॉन्सेप्शन। और ये है नॉट बोन्ड ऑफ एनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर जर्नलिज्म का बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी है। ऑब्जेक्शन में क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? फर्स्ट है ऑफरिंग नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। सेकेंड है प्रोवाइड एन ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूज़। देन है मोर स्ट्रेस ऑन द डिलीवरिंग ऑफ फ्री पीस। देन है इंसाइटिंग पीपल टू एक्शन। देन है करेज। ये है ऑब्जेक्शंस ऑफ जर्नलिज्म। फिर क्या आता है? फिर आता है वैल्यू ऑफ जर्नलिज्म। फर्स्ट वैल्यू है द कंटेंट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट, ट्रू एंड ऑनेस्टी आर द मेजर बिलीव्स ऑफ जर्नलिज्म। A true elegance to its citizen, everything should be verified. The journalism should be independent and not obliged to anyone while delivering the news. Then journalism should be an autonomous sphere without any supervision of authority. Then it should act a platform for public criticism and compromise. It should keep the news simple, understandable and comparative. The journalist should be permitted to practice their personal conscience. तो ये रहा जर्नलिज्म का वैल्यू। फिर है जर्नलिज्म का नेचर क्या क्या है? फर्स्ट क्या लिखा गया है इसमें? फर्स्ट है observing the true functioning of journalism. Then है
relation elements, then है principle and standard. Okay. Then यहाँ पे एक यहाँ पे क्या दिया गया है, स्मॉल से स्मॉल में एकदम स्मॉल यहाँ पे दिया है, द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नलिज्म. एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नलिज्म यहाँ पे क्या दिया गया है, जर्नलिज्म इज़ अबाउट टेलिंग एंड कवरिंग स्टोरीज in an accurate and factual manner. It is making people understand the world around them through a communication channel. It is more about going beyond the fact of the story to find out the truth and present an unbiased picture. It incorporates public trust within itself and attempts to speculate and expose the wrongdoings. Journalism is a part of the community, hence is a universal reaction of citizenship. It adds meaning and strength to the fact. उसके बाद क्या है, ये क्या है, the prediscrimination of journalism. इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट है exposure and treatment, then है सेंसरलिज्म ऑफ न्यूज़ एंड इशूज़. ये सब डिलेमास है, ठीक है, सेट ऑफ डिलेमास. ये सब डिलेमास फेस करना पड़ता है. फिर डिस्क्रिमिनेटिंग कवरेज, देन पॉलिसीज डीलिंग विथ इशूज़ रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी, obscuring the recognition of source of information, public decorum and morals. ये सब फेस करना पड़ता है उन लोगों को, मतलब एक जर्नलिस्ट को. तो ये रहा फर्स्ट अब तक.